साथियों, कैसे आप सभी लोग आशा करते हैं स्वस्थ मस्त होंगे। तो आइए आज से हम इस वीडियो में बीपीएससी 4.0 की जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो है। इसमें हम साइंस आपको पढ़ाएंगे, जिसमें कि बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, टॉपिक वाइज टॉपिक चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बायोलॉजी का सिलेबस। तो यहाँ पर सबसे पहले सिलेबस देखते हैं बायोलॉजी का। तो इसमें पहला नंबर पे आता है द लिविंग वर्ल्ड, यानी जीवित संसार। क्या आता है? जीवित संसार आता है, ये पढ़ेंगे। इसके बाद में पढ़ेंगे पौधे और पशु जीवन की विविधता पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पोषण एवं पोषक तत्व। यहाँ पर पढ़ेंगे पोषण एवं पोषक तत्व। यहाँ पे पढ़ेंगे न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी, यानी पादप शरीर क्रिया विज्ञान। इसके बाद पढ़ेंगे एनिमल फिजियोलॉजी, यानी जंतु शरीर क्रिया विज्ञान। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा रहेगा सेल बायोलॉजी, यानी कोशिका विज्ञान। फिर अगला टॉपिक हमारा रहेगा टिश्यू, यानी कि ऊतक। अगला टॉपिक रहेगा हमारा आनुवांशिकता और विकास, यानी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अगला रहेगा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, यानी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। अगला रहेगा हेल्थ एंड डिसीज, स्वास्थ्य एवं रोग। ठीक, इसके बाद में अगला टॉपिक रहेगा हमारे पास में सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन, यानी नेचुरल रिसोर्सेज। फिर पढ़ेंगे खाद्य संसाधन। फिर पढ़ेंगे जीव विज्ञान का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी। चलिए, ये थे टॉपिक। अब स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या है? द लिविंग वर्ल्ड, यानी जीवित संसार। तो परिचय इंट्रोडक्शन में देखते हैं जीव विज्ञान, यानी बायोलॉजी। तो जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बायोज, एक लॉजी। बायोज का मतलब क्या होता है? बायोज और लॉजी ये दोनों ग्रीक वर्ड हैं। ठीक, तो बायोज का मतलब होता है लिविंग, यानी कि जीवित, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, यानी अध्ययन करना। तो कहने का मतलब क्या है? बायोलॉजी किसको कहते हैं? तो जीवित जीवों के जीवन का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीवित जीवों के जीवन का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे इंग्लिश में द स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी, यानी जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीवित जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं उसको बायोलॉजी कहा जाता है। अगला देखिए जीव विज्ञान शब्द जो दिया गया था ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये लैमार्क तथा ट्रेवरेनस दो वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा यहाँ पर 1802 ईस्वी में जो है दिया गया था। अगला है जीव विज्ञान के पिता। तो जीव विज्ञान के पिता यानी फादर ऑफ बायोलॉजी। तो जीव विज्ञान के पिता आप लोग याद कर लेना, अरस्तु जी यहाँ पर जीव विज्ञान के पिताजी थे। अरस्तोटले कह लीजिए या अरस्तु। इसके बाद में आप लोग देखेंगे कि जीवित जीव यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो जीवित जीव में दो लोग आते हैं, एक तो आता है जंतु यानी एनिमल, और एक आता है पादप कह लीजिए या वनस्पति कह लीजिए यानी प्लांट्स। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग अब पढ़ेंगे यहाँ पर जीव विज्ञान को। और जीव विज्ञान दो पार्टों में विभाजित है, एक को कहते हैं जूलॉजी, एक को कहते हैं बॉटनी। जूलॉजी माने जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, क्योंकि जंतुओं में भी जीवन होता है और वनस्पतियों में भी जीवन होता है, इसलिए इसको हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर इसमें हम लोग देखेंगे फादर ऑफ जूलॉजी कौन है। तो फादर ऑफ जूलॉजी भी कौन है? अरस्तु जी ही हैं यहाँ पर। ठीक, और अरस्तु जी की जो पुस्तक है, बुक है, उन्होंने लिखी है हिस्टोरिया एनिमिलियम, यानी जंतु इतिहास। एनिमिलियम माने जंतु और इतिहास यानी हिस्टोरिया। तो जंतु इतिहास लिखा है इन्होंने, अरस्तु जी ने। और जंतुओं की इसमें 500 प्रजातियों का अध्ययन किया है। ठीक, 500 स्पीसीज यानी 500 स्पीसीज के बारे में उन्होंने अध्ययन किया इस बुक में। अगला देखते हैं वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। तो इसका शब्द जो है बास्किन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है बॉटनी की, और इसका मतलब होता है टू ग्रेज यानी कि चरना। ठीक, अब वनस्पति विज्ञान को हम लोग कहते हैं पादप के जीवन का अध्ययन। पादप माने प्लांट्स, प्लांट्स के जीवन का अध्ययन। तो वनस्पति विज्ञान के पिता कौन थे? तो वनस्पति विज्ञान के पिता हैं थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं वनस्पति विज्ञान के। और जंतु विज्ञान के कौन है? जंतु विज्ञान के आपके अरस्तु हो जाएंगे, बायोलॉजी के भी अरस्तु हो जाएंगे, वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस हो गए। और थियोफ्रेस्टस की जो है यहाँ पर पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम, यानी जो वनस्पति विज्ञान है उसमें प्लांट आएगा तो हिस्टोरिया प्लांटेरम याद कर लेना है, और जंतु विज्ञान में हिस्टोरिया एनिमिलियम याद कर लेना है।
इसके बाद में यहाँ पर देखिए 500 प्रजातियों का अध्ययन जो है किया गया है। इसमें भी 500 प्रजातियों का अध्ययन किया गया, उसमें 500 जंतुओं के बारे में अध्ययन किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं पार्ट 2 में न्यूट्रिशन यानी कि पोषण के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला वाला हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन यानी पार्ट 2। तो पोषण क्या होता है? तो भोजन को ग्रहण करना। सबसे पहले भोजन को क्या करना है? ग्रहण करना। फिर ग्रहण किए गए भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। दूसरा क्या याद कर लेना है कि पहले तो भोजन को ग्रहण करना है, फिर ग्रहण करने के बाद में उसका पाचन होगा, तो उससे क्या निकलेगी? ऊर्जा निकलेगी। और उस ऊर्जा का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? शरीर के विभिन्न प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाएगा उसका ऊर्जा का। इसी विधि को क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। तो पोषण की परिभाषा क्या हुई? भोजन को ग्रहण करना तथा ग्रहित भोजन से ऊर्जा प्राप्त कर उसे शरीर के विभिन्न प्रक्रियाओं में उपयोग करने की विधि को पोषण कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, ठीक, एंड यूटिलाइजिंग इट, मतलब इसका पाचन करना वेरियस बॉडी, यानी यूटिलाइजिंग में क्या होता है? प्रयोग करना फॉर वेरियस बॉडी प्रोसेस, शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए। इसका न्यूट्रिशन, इसको हम लोग न्यूट्रिशन यानी कि पोषण कहते हैं। अब देखिए जो न्यूट्रिशन होता है साथियों, यह न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है। एक तो हो गया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक हो जाता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी एक तो स्वपोषी पोषण, एक परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। स्वयं बनाते का मतलब है कि खुद से तैयार करता है अपना भोजन। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर दियर ओन फूड। ओन माने स्वयं अपना भोजन बनाता है, इसको लोग स्वपोषी पोषण कहा जाता है। इस प्रक्रिया में जीव अजैविक कारकों का उपयोग करते हैं। अजैविक कारकों का यानी जो है अबायोटिक फैक्टर्स का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। इन दिस प्रोसेस ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज अबायोटिक फैक्टर, यानी जिसमें अजैविक कारकों का प्रयोग करके अपना भोजन का निर्माण करते हैं। अजैविक कारक कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारे पास जल हो गया यानी वाटर हो गया, मिट्टी हो गई, सॉइल हो गई, सूर्य की धूप हो गई, सनलाइट हो गई, तापमान हो गया यानी टेम्परेचर हो गया, इसके बाद आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी हो गई, एयर यानी वायु हो गई, खनिज यानी मिनरल्स हो गया। तो ये सब क्या है? अजैविक घटक, यानी जिसमें जीवन नहीं होता, जैसे जल हो गया, मिट्टी हो गया, सूर्य की धूप, तापमान, आर्द्रता, वायु, खनिज। देखते हैं आगे स्वपोषी पोषण क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के उदाहरण देखते हैं तो पौधे तथा कुछ जीवाणु, यानी पेड़ पौधे तो अपना भोजन बनाते ही हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो ये तो हो गया एग्जाम्पल। तथा कुछ जीवाणु भी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कुछ जीवाणु जैसे यहाँ पर हो गया हरा सल्फर जीवाणु, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, हरा सल्फर जीवाणु, या हम एक और उसको इसी नाम से जानते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया भी अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसी को हरा सल्फर जीवाणु भी कहते हैं। प्लांक्टन भी होता है। पौधों में स्वपोषण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? पौधे में स्वपोषण की प्रक्रिया को, मतलब पेड़ पौधे जब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो उसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इन प्लांट्स यानी पेड़ पौधों में द प्रोसेस ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण क्या परिभाषा क्या होती है? वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य की प्रकाश तथा पर्णहरित की उपस्थिति में, देखो सनलाइट तथा क्लोरोफिल, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। द प्रोसेस इन विच द ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर दियर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अथवा इसकी परिभाषा दूसरी हम लोग लिख सकते हैं कि अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ना, उसको प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक, इसके बाद में हम लोग देखते हैं यहाँ पे अकार्बनिक पदार्थ किसको कहते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। कार्बनिक पदार्थ किसको कहते हैं? अकार्बनिक पदार्थ उसको कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन, कोई यौगिक हो, कोई पदार्थ जिसमें कार्बन हाइड्रोजन साथ साथ में नहीं होंगे तो वो अकार्बनिक पदार्थ कहलाएगा। जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन साथ साथ में होंगे वो कार्बनिक पदार्थ कहलाता है। अभी हम एग्जाम्पल से आपको बताएंगे। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उपयोग किया जाने वाला कच्चा पदार्थ। कच्चा पदार्थ कौन कौन सा उपयोग किया जाता है? एक तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ पौधे लेते हैं,
और जल नीचे से लेते हैं और सूर्य का प्रकाश भी लेते हैं। तो ये कच्चे पदार्थ हो गए कार्बन डाइऑक्साइड और जल। रॉ मटेरियल यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस CO2 एंड वाटर। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उपयोग उत्प्रेरक। कैटालिस्ट कौन कौन से उपयोग होते हैं? उत्प्रेरक का मतलब ये होता है ये रासायनिक क्रिया को तेजी से करा देते हैं। तो कैटालिस्ट यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो कौन कौन हो गया? एक तो सनलाइट हो गया और एक तो क्लोरोफिल यानी पर्णहरित हो गया। ये दोनों क्या होते हैं? उत्प्रेरक का काम करते हैं। अब देखिए, जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु जल के लेते हैं, तो यहाँ पर बनाते हैं ग्लूकोज C6H12O6 और प्लस 6O2 यानी 6 अणु ऑक्सीजन के निकलते हैं। तो ये देखो, सूर्य का प्रकाश यहाँ पे एरो पे लगा है, ये उत्प्रेरक का कार्य करता है, क्लोरोफिल भी उत्प्रेरक का कार्य करता है। अकार्बनिक है इधर के, ये भी अकार्बनिक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी अकार्बनिक है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए कार्बन है तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं, इसमें हाइड्रोजन है तो इसमें कार्बन नहीं है। और ये कार्बनिक पदार्थ क्योंकि इसमें कार्बन भी है साथ में हाइड्रोजन भी है, ठीक। और ये वाला फिर से अकार्बनिक पदार्थ हो गया, मतलब। तो यहाँ पर देखिए, अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। अगला देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो ग्लूकोज के रूप में। किस तरह बनाते हैं? ग्लूकोज के रूप में। ये ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, ठीक। एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। किसके रूप में बनाते हैं? ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्राप्त ऑक्सीजन जल के टूटने से प्राप्त होती है। ये जो ऑक्सीजन मिलती है ये जल के टूटने से बनती है। यानी यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन मिली हुई है ये किससे बनी है? ये कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं मिलकर बनी, किससे बनी है? जब ये जल टूटा है तो यहाँ से 6O2 यहाँ से निकला है ऑक्सीजन, ठीक, समझ गए। तो कभी भी क्वेश्चन बनता है कि भाई ऑक्सीजन जो बनती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा तो किसके टूटने से बनती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के नहीं, जल के टूटने से बनती है, वाटर। क्लोरोफिल में किस धातु की प्रधानता ज़्यादा पाई जाती है? जो हरी पत्तियाँ होती हैं तो उसमें मैग्नीशियम धातु की प्रधानता यानी Mg जिसको कहते हैं उसकी प्रधानता ज़्यादा पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्य रूप से पौधों की पत्तियों में होती है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस मेनली अक्यूर इन लीफ। किसमें होती है? पत्तियों में, क्योंकि पत्तियों में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। होता तो तनों में भी है, मरुस्थल वगैरह में, लेकिन सबसे ज़्यादा पत्तियों में। यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि सर क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल कृत्रिम प्रकाश में संभव है? यानी जो मनुष्य ने बल्ब बनाया है, रात में लाइट को जला करके जो है, क्या प्रकाश संश्लेषण कराया जा सकता है? तो उसका आंसर है बिल्कुल हाँ, क्योंकि उसको तो प्रकाश चाहिए। इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पॉसिबल इन आर्टिफिशियल लाइट? यस। तो इसका जवाब है यस, आर्टिफिशियल लाइट में भी हम लोग प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं, 7 कलर्स होते हैं सूर्य के प्रकाश में। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्य रूप से दिन के समय में होती है। दिन के समय में मुख्य रूप से होती है, अगर रात में लाइट मिलती है तो रात में भी होगी, लेकिन दिन में जो सूर्य होता है तो सूर्य से कोई प्रकाश मिलता है तो अपना प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सर्वाधिक लाल रंग में संपन्न होती है। सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया लाल रंग में होती है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस मेनली अक्यूर इन रेड कलर। इसमें होती है रेड कलर। देखिए यहाँ पर, क्योंकि जो है प्रकाश में 7 रंग होते हैं जिसको हम लोग विबग्योर के नाम से जानते हैं, तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए लाल रंग में सबसे ज़्यादा जो है क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण होगा। फिर जिस तरीके से विबग्योर लिखते हैं हम लोग, तो जिसकी ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होगी उसमें ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा। जैसे बैंगनी रंग की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण सबसे कम होगा। तो ये था हमारा ये वीडियो, और इस वीडियो के बाद में हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जुड़े हमसे, हम टॉपिक बाय टॉपिक लेकर के वीडियो आते रहेंगे, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।